तो स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं खास अतिथि से जिनका नाम है ए.के. भागी जी। मुझे लगता है कि शायद ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारी इस खास पेशकश में बहुत सारी चैलेंजेस पे, बहुत सारी समस्याओं पे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई छात्रों की समस्याओं पे भी बात करेंगे। ए.के. भागी साहब ने पिछले कई वर्षों से सेवाएं दी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं और भारी मतों से जीत कर आए हैं। छात्र इन्हें बहुत पसंद करते रहे हैं और न केवल पसंद करते रहे बल्कि उन्होंने अपनी बाहरी बहुमत जीत से भी, वोटों से भी इनको जिताया है। तो आज हम बातचीत करते हैं ए.के. भागी सर का और स्वागत करते हैं इनका आज के इस कार्यक्रम में। सर, 3000 से भी ज़्यादा शिक्षकों को नियमित किया जाना और मेरे ख्याल से 2000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती, तदर्थ से भी नियमित किया जाना, कैसे हुआ ये सब? इतना काम कैसे कर पा रहे हैं आप? नहीं, ये सब जो भी हो रहा है देखिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत होता है जी। और गवर्नमेंट का इसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग मिला है। ये समस्या ऐसे इकट्ठी हो गई कि बहुत सालों तक यहाँ पर नियमितीकरण नहीं हुआ और उस कारण से यहाँ पर तदर्थवाद बहुत अपने चरम सीमा पे पहुँच गया और करीब करीब 4500 शिक्षक जो थे हमारे वो तदर्थ उसमें पढ़ा रहे थे और उसमें से कई तो ऐसे हो गए थे जिनको 15 से 20 साल हो गया था तदर्थ। तो पूरा यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सिस्टम ही चरमराने लगा था क्योंकि आप किसी इतने बड़े विश्वविद्यालय को 4500 तदर्थ शिक्षकों के भरोसे नहीं चला सकते जिनके अपने भविष्य के ऊपर एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो फिर ये निर्णय था और हम लोगों की डिमांड भी थी और हमने काफ़ी इसको परसू भी किया अपने आर्गूमेंट्स के साथ में भी, एकेडमिक आर्गूमेंट्स के साथ में भी कि भाई इस समस्या का निदान होना चाहिए। थैंकफुली सरकार ने इस बात को समझा और साथ ही साथ हमारे प्रशासन ने भी इस बात को प्रायोरिटी पे लिया और मेजॉरिटी लोग जो हमारे तदर्थ शिक्षक साथी थे क्योंकि वो बेहतरीन थे, अच्छे थे, क्वालिफाइड थे, एक्सपीरियंस थे, तो उन्हीं का नियमितीकरण हो पाया है। कुछ लोग उसमें से रह गए हैं, उनका प्रोसेस चल रहा है। हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो भी आने वाले वर्षों में हो जाए। बहुत सुंदर। तो सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का डंका बज रहा है। मैं पिछले कई दिनों से अखबारें पढ़ रही हूँ और उसमें भी देख रही हूँ कि जिस तरीके से, जिस रैपिड तरीके से नियमितीकरण किया जा रहा है और नियमित किए जा रहे हैं शिक्षक, वो शायद पिछले कई वर्षों में ऐसा मुझे लगता है कि इतिहास नहीं रहा है और ये मेरे ख्याल से आपके कार्यकाल में संभव हो पाया है। तो निश्चित ही ये श्रेय आपको जाता है। दयाल सिंह कॉलेज से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूटा अध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा? संघर्ष में या फिर आसान? हाँ, संघर्ष में भी रहा लेकिन एक कमिटमेंट, एक हमारी सोच थी और वो जो राष्ट्रीय सोच है उसको लेकर के हमने कोई जल्दबाजी नहीं की और बहुत अपने विषय को लोगों के तक पहुंचाना, किस चीज़ के लिए हम स्टैंड करते हैं उस बात को लोगों को समझाना। तो पहले तो हम लोग एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुनाव जीते और 4 साल मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब तो खैर हमारे ग्रुप के पिछले 5 इलेक्शन लगातार हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि बहुत हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसमें हर बार चुनाव हमको शिक्षक हम पहली पसंद हैं। अब डूटा में भी हम दूसरी बार जीत के आए हैं और क्योंकि हम प्रो एजुकेशन स्टैंड लेते हैं, वो लोगों ने सराहा है। केवल शिक्षकों के अधिकारों का मसला नहीं है ना, ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था का मसला है। जैसे एनईपी को लेकर के हमारी सकारात्मक सोच, उसके बारे में अच्छे पॉइंटों के ऊपर समर्थन करना, लेकिन अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको दूर कैसे करना शिक्षा के हित में और विद्यार्थियों के हित में। तो वो सब हमने अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा है, उसके बारे में चर्चा किया है और सबसे बड़ी बात है कि हमने लोगों को इन्वॉल्व किया है इसमें, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट। और फिर एक बार मैं कहूँगा कि ये सरकार की और हमारे प्रशासन की मतलब एक खुली सोच, जो बदलाव आया है कि सबकी सहमति लेकर के सबको साथ लेके चलने की जो एक रणनीति भी है और सरकार का वादा और नारा है, वो सही मायनों में विश्वविद्यालय में साकार होता नजर आता है। हम बातचीत कर रहे हैं लगातार ए.के. भागी जी से, एक कर्तव्यनिष्ठ और एक जीवटता से भरे हुए व्यक्ति हैं। बातचीत से जाहिर हो रहा है एक सवाल और कि कितनी चुनौतियाँ रही और इन चुनौतियों के बीच से रास्ता कैसे निकला? देखिए, चुनौतियाँ तो ये हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट तो हैं। मैं इसके अंदर कोई मतलब लाख लपेट नहीं करना चाहता क्योंकि जो विचारधाराएं यहाँ रही हैं वो अपने आप को हर तरह से स्थापित रखना चाहती हैं, चाहे उसके लिए कोई भी वेज एंड मीन्स उनको अडॉप्ट करने पड़े, उनकी फिलॉसफी में है ये। तो नेचुरल है कि उसमें चुनौतियाँ काफ़ी थी। ऐसे में लोगों को उस नेगेटिव सोच से बाहर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर अपने आप को संगठित करना और अपने वर्थ को प्रूव करना, ये सारे बड़े बड़े चैलेंज थे और
इसको आप ओवरनाइट बदल नहीं सकते। लोगों की सोच को, लोगों के सोचने के तरीके को समय लगता है अपनी बात को समझाने के लिए, और सही बात के ऊपर लोगों को लाने के लिए समय लगता है। लेकिन क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसमें हमको इस तरह की ट्रेनिंग भी दिया है कि समाज का कभी सोच किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए बदलना है तो उसके लिए किस तरह से कार्य करना है। तो उनको ले करके जो आज तक थ्योरेटिकल आप कहते रहे एस्पेक्ट्स, उनको धरातल पे कैसे उतारना है, इसकी रणनीति तैयार करके। और ऑब्वियसली मैं किसी विचारधारा का इस तरह से विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन नेगेटिव जो थिंकिंग आ जाती है कि अपनी विचारधारा को किसी भी तरीके से इस्टेब्लिश करे रखने के लिए, चाहे उसमें किसी का नुकसान हो जाए, उसका हमने विरोध डट के किया है और खुल्लम खुला उसका विरोध भी किया है। तो उसका भी नतीजा लोगों ने समझा कि कैसे बदलाव आएगा। बट मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले क्रेडिट पॉलिसी को लेकर कुछ नाखुशी जाहिर की गई थी, एनईपी को लेकर भी बातें चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, देखिए क्या है, क्या जब भी कोई बदलाव होता है तो इनर्शिया हमारा इतना ज़बरदस्त है, हमारा जो खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर है और जो हमारा मतलब एक तरह से कहिए कि उसका जो साकार रूप है वो इतना भारी भरकम है। कितने तो हमारे कॉलेजेस हैं, करीब करीब 70 से ऊपर कॉलेज होना, और फिर उन कॉलेजों की समस्याएं अपनी अपनी हैं, तो इनर्शिया बहुत होता है। बदलाव में आसानी से सबको साथ लेकर के चलना आसान काम नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें रहेंगी जिसमें हमारी एप्रीहेंशन, और एकेडमिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन जरूर करें। कभी हम ये कह नहीं सकते कि ये चीज़ बिल्कुल 100% सही होगी तो इसमें चले। देखिए, भागी इतना काम करते हैं, भाग दौड़ है ज़िंदगी में, तमाम शिक्षकों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ, यूनिवर्सिटी की चुनौतियों के साथ जूझ रहे हैं, सामान्य जीवन में कैसे हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा फैमिली को सेक्रीफाइस तो होता है, लेकिन फॉर्चुनेट हूँ कि मतलब मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है और मेरे दोनों बच्चे अपना 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 अपने जीवन में आगे बढ़ चले हैं। तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो लेकिन खाली वक्त में क्या करते हैं, क्या शौक है? खाली वक्त मिलता ही नहीं। बहुत अच्छा है, खाली वक्त मिलता ही नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे अध्यक्ष जो हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, कितने माकूल हैं अपने काम में, कितने व्यस्त हैं और चुनौतियों से जूझना सीख रहे हैं, समस्याओं को निपटा रहे हैं लगातार कोशिश से। सर, एक बात है लैटरल एंट्री की, सरकार लगातार इसमें बात कर रही है। लैटरल एंट्री के जरिए लोगों को न केवल प्रीमियम इंस्टीट्यूशन मिला रही है बल्कि विश्वविद्यालयों में भी लाने के प्रयास जारी है। नई शिक्षा पॉलिसी में भी इसकी बात की गई है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसको ख़राब नहीं मानता। कई बहुत सारे ऐसे कारण हैं। देखिए, मैं एक बार आपको बताऊं कि एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से मैं एक ऐसी कमेटी का मेंबर था जिसमें पुराने कुछ छात्र जो किसी कारण से ग्रेजुएशन बीच में छोड़ जाते थे, तो हम लोग उनका स्पैन पीरियड एक्सटेंड करना पड़ता था और बहुत साल का स्पैन पीरियड बढ़ा करके उनको देना पड़ता था कि आपको एक चांस दिया जाता है। पीछे अभी शताब्दी वर्ष में भी आपके ध्यान में आ जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक स्कीम शुरू किया था कि अगर किसी का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी कारण से रह गया है, लेकिन कारण बहुत सारे होते हैं और ख़ासतौर पर हमारे जैसे देश में सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड या इवन वुमेन फॉर डिफरेंट रीजंस, किसी की शादी हो गई, दिल्ली से जाना पड़ गया, किसी का किसी कारण से उसके पारिवारिक समस्या ऐसी हो गई कि उसको अपने एजुकेशन को बीच में छोड़ करके अपने व्यवसाय में या किसी और में आगे बढ़ना पड़ा, उनको अगर वापस आ करके ये चांस मिलता है कि अपने क्रेडिट्स को जमा करके चले जाइए, ऐसे जेन्युइन केसेस के लिए अगर हम कोई ऐसा प्रावधान ला रहे हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से और अपने आप को अपग्रेड करने के माध्यम से, हम तो यहाँ हैं। देखिए, जहाँ हम कहीं भी 30 की संख्या को पढ़ाएंगे, 50 की संख्या को पढ़ाएंगे, अगर उसमें 5-7 ऐसे भी बच्चे आकर के पढ़ते हैं जो किसी कारण से पीछे छूट गए थे या उनको छूटना पड़ा था, तो वो वापस आते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान, मुझे लगता है वो वेलकम करेंगे इंस्टीट्यूशन। तो हम बातचीत कर रहे हैं डूडा के अध्यक्ष के भागी जी से। इन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से सभी सवालों के बहुत माकूल उत्तर दिए हैं और इस बात का प्रयास किया है, इस बात का ढाढ़स भी इन छात्रों को बताया है कि शायद अगले 5 वर्ष में सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड इनफैक्ट 3000 ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लगातार इस पर काम करे और इनके संभवतः पहली बार इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि एक बड़े ड्राइव के तहत इतने सारे शिक्षकों की भर्ती की गई है, नियुक्तियाँ की गई है और लगातार जारी भी है और तदर्थ शिक्षकों को भी नियमित किया जा रहा है। तमाम ऐसी चुनौतियों से, मेडिकल इश्यूज़ हो या फिर एनपी का इश्यूज़ हो या फिर तमाम ऐसे इश्यूज़ हो जिन पे काम चल रहा है लगातार। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपके कार्यकाल में और आपके मार्गदर्शन में? डूडा क्या अभी हमारे पास में दो तीन बहुत बड़े चैलेंज हैं। देखिए, हम खुद मतलब पेंशन स्कीम में आते हैं। अब हमारे नए जितने शिक्षक साथी हैं
वो हैं तो पेंशन स्कीम में, लेकिन वो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर हम ये चाहते हैं कि उसमें भी जैसे हमारे लिए मिनिमम पेंशन एश्योर्ड है, उनके लिए भी आए, चाहे उसका नाम ओपीएस हो या कोई और नई पेंशन स्कीम हो, लेकिन एक मिनिमम एश्योर्ड हर एक को रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी चाहिए। और वाई ओनली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर, दिस इज मस्ट। द सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू आर एल्डरली पर्सन, सीनियर सिटीजन, दिस इज अ मस्ट। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अप दिस सीरियसली, दैट इज आवर एजेंडा। सेकेंडली, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पास सर्विस काउंटिंग को लेकर के इतने साल तक तदर्थ रहे शिक्षक, तो उनकी वो सर्विस ठीक तरह से काउंट हो जाए और उसका बेनिफिट उनको उनकी सर्विस की प्रमोशन वगैरह मिल जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने जो है वो है दिल्ली सरकार के कॉलेजों को लेकर, जहाँ नियुक्ति अभी इसको वित्त पोषित करने की भी बात, हाँ, वित्त पोषित करने की बात भी वो दिल्ली सरकार द्वारा है पोषित 100%, परंतु वहाँ कोई अपॉइंटमेंट प्रोसेस नहीं चल रहा है, ना ही वहाँ पर रिक्त पदों को भरा जा रहा है। और इस पूरी दौड़ में हमारी बहुत ज़्यादा जो इस टाइम पे वरी है वो ये है कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। तो हमारी एलजी साहब से आपके माध्यम से भी अपील, हम तो खुद चिट्ठी लिख ही रहे हैं कि इन महाविद्यालयों में भी जल्दी से जल्दी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए, खाली वैकेंसी भरी जाए, जो लोग वहाँ तदर्थ पढ़ा रहे हैं उनको नियमितीकरण उनका हो जाए, और साथ ही साथ में वहाँ पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका रखरखाव ठीक से चले, उसके लिए जो ग्रांट चाहिए, गवर्नमेंट की जो मदद चाहिए वो उनको पूरी तरह से मिले, उसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। कहीं खींचातानी के अंदर किसी की भी बीच में हो, शिक्षकों और स्टूडेंट का इसके अंदर कोई दोष कभी किसी लेवल पे है नहीं। तो कम से कम जो भी सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली की हैं या केंद्र की हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है वो तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो स्टेक होल्डर मेन बनते हैं, साथ साथ में यहाँ के विद्यार्थी जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनके हित में वो काम करें। अभी क्या है कि उस खींचातानी के अंदर हमारे सब लोगों का नुकसान हो रहा है, जिसको हम अपने एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह देख रहे हैं। तो इन 12 कॉलेजेस को भी मेन स्ट्रीम में लाना और उसी लेवल पे लाना। देखिए, उन लोगों ने इन सब चुनौतियों के बाद में भी नैक में क्या NIRF के अंदर बहुत हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशन पूरे ऑल ओवर इंडिया उन्होंने अपने प्रूव किया है। अब इतने बड़े मतलब रुकावट के बावजूद भी जब उनकी तनख्वाहें कई महीने नहीं मिल रही हैं, तब भी वो इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं वहाँ नियुक्तिकरण भी हो जाए। और क्या हम ये बात की चले कि दिल्ली विश्वविद्यालय फंड क्रंच से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों पे भी ये दबाव है कि इनरोलमेंट बढ़ाया जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, वो ठीक है। देखिए, फंड क्रंच तो जो UGC पोषित है वहाँ तो नहीं कह सकते आज की तारीख में। दिल्ली सरकार द्वारा पोषित जो 12 कॉलेजेस हैं वहाँ फंड क्रंच है, फंड की कटौती हुई है। उस विषय को हमने बार बार केंद्र सरकार के सामने भी उठाया है और AG साहब के सामने भी उठाया है, हमने दिल्ली सरकार के सामने भी उठाया है। अभी उसमें सोल्यूशन आना बाकी है, और मुझे लगता है कि इसका भी सरकारें जो भी हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हों, वो इसका संज्ञान लेंगी और उचित निर्णय करके इस समस्या को भी दूर करेंगी।